जय हिंद बड़े सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज की इस वीडियो पे बात करेंगे झारखंड बोर्ड के द्वारा यानी कि जैक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट निकाला गया है आपके एग्जामिनेशन यानी कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा 2023 में, उसके लिए जो मॉडल पेपर निकाला गया है हम लोग इस पे बात करेंगे। और आज के इस वीडियो पे क्लास 12 के हम लोग पॉलिटिकल साइंस पे डिस्कस करेंगे। इसके सब्जेक्टिव का जो मॉडल पेपर है उस पर डिस्कस करेंगे। तो अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होगा कि सर पॉलिटिकल साइंस का तो कोई मॉडल पेपर निकला नहीं, तो आखिर ये मॉडल पेपर आया कहाँ से। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैंने पिछला जो ऑब्जेक्टिव वाला जो मैंने मॉडल पेपर बना के दिया था आपको, तो उसमें मैंने आपको पहले बोला था कि अगर आपको चाहिए तो मैं बना दूंगा। तो बहुत सारे बच्चों ने सवाल किया था कि सर आप क्या करें कि एक सब्जेक्टिव का मॉडल पेपर बना के दें और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं पॉलिटिकल साइंस का जो मॉडल पेपर प्रश्न में पूछे जा सकते हैं और जो एग्जाम में आएगा आप एक बना के दें। तो उसके हिसाब से मैंने पूरा का पूरा जो ये पीडीएफ है उसको कस्टमाइज किया है। अब आपको क्या करना है कि ये देखना है और समझना है, क्वेश्चंस को याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हर साल पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। तो सबसे पहले देखोगे, अगर मैं बात करूंगा कुछ नियम के अनुसार, जैसे आपको पता होगा कि टोटल 1.5 घंटे का समय होगा और आपको इसके लिए 40 अंक जो है दिए जाएंगे पूरे के पूरे क्वेश्चंस में। तो क्या है देख सकते हो, सबसे पहले क्या है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, यानी कि आपको अपने शब्दों में उत्तर देना है। दूसरा देख सकते हो क्या है कि इस प्रश्न पत्र में 3 भाग है एवं सभी भाग में निर्धारित संख्या के अनुसार प्रश्नों का उत्तर देना क्या है अनिवार्य है। आपको सभी का उत्तर देना क्या है अनिवार्य है। जैसे देखोगे तो क्या होगा, खंड क ख ग सेक्शन 1, 2 और 3 है, जिसमें पहला आपको देख सकते हो क्या है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे आप अंक देख सकते हो कितने कितने अंकों के जो है पूछे जाएंगे। साथ ही क्या देख सकते हो आपको क्या कि प्रत्येक अंक के सामने उसके सामने अंक दिया हुआ और उसके हिसाब से आपको क्या करना लिखना है। और क्या प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के साथ दिए गए निर्देश के आलोक में लिखना, यानी कि जो भी गाइडलाइंस दिया गया है इसके हिसाब से क्या करना है आपको उत्तर देना है। तो देख सकते हो सबसे पहले क्या आपका खंड क है, सेक्शन 1 है, तो किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देने 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से क्या करना है केवल 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सातों के सातों उत्तर देंगे, क्योंकि आपको उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो कि आपका कि शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियां छोटे देशों पर अपना नियंत्रण क्यों बनाए रखना चाहती थी, आपका प्रश्न है। तो बात करें आंसर पे, तो महाशक्तियां निम्नलिखित कारणों से छोटे देशों पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहती थी। तो पहला क्या है कि महाशक्तियां छोटे देशों से अपना हथियार और सेना का संचालन कर सकती थी, इसका पहला कारण है। दूसरा क्या है कि सैनिक ठिकाने जहां से महाशक्तियां एक दूसरे देश की जासूसी कर सकते हैं। और तीसरा कारण क्या है कि महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे तेल खनिज जैसे अन्य संसाधनों की पूर्ति जो होगा वह इन देशों की सहायता से कर सकते थे। अगला प्रश्न देख सकते हो कि आपका कि वार्साई संधि क्या है। तो बात करें आंसर पे, तो नाटो की तरह पूर्वी संगठन को वार्साई संधि के नाम से जाना जाता है। इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने किया था। किसने किया था? सोवियत संघ ने किया था। और ये जो वार्साई की जो स्थापना है वो 1955 में किया गया था। और इसका मुख्य काम क्या था? तो नाटो में शामिल देशों का क्या करना, मुकाबला करना, इसका मुख्य काम था। बात करें अगले प्रश्न क्या देख सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के अंगों के नाम लिखना है। तो मैं आपको बता दूं, कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग है, तो क्या बोलोगे 6 अंग है। कितने अंग है? 6 अंग है। और वो 6 अंग क्या क्या है? तो महासभा क्या है? महासभा। उसके बाद क्या होगा? सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्यासित या न्याय परिषद या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। और छठा क्या है आपका? तो सचिवालय। यानी कि 6 जो है आपका यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या है अंग है, आपको क्या करना है याद रखना है। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि नेहरू के विदेश नीति के 2 प्रमुख उद्देश्य बताएं। नेहरू के जो विदेश नीति है उसके क्या करना है, प्रमुख 2 मुख्य उद्देश्य बताना। तो पहला क्या है, तो प्रांतीय एकता व मुश्किल से पाई गई संप्रभुता का क्या करना, संरक्षण करना है। और दूसरा कारण क्या है कि तो गुटनिरपेक्ष की नीति के माध्यम से तीव्र गति से आर्थिक विकास को क्या करना है, बढ़ावा देना है। यह नेहरू की विदेश नीति के क्या थे, 2 कारण थे। बात करें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देख सकते हो कि आपका कि बर्लिन की दीवार से आप क्या समझते हैं कि बर्लिन की दीवार क्या था, इस पे आपका प्रश्न है। लेकिन वीडियो पे प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं बोलूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको करवा दूंगा और आपको उसका पीडीएफ भी जो है वो आपको मिल जाएगा।
पीडीएफ कहाँ मिलेगा, मैं वीडियो के बीच में कहीं बताऊंगा आपको क्या करना है, वहां से पीडीएफ जो है ले लेनी है। बात करें आंसर पे, तो बर्लिन की दीवार शीत युद्ध के दौरान 1961 ईस्वी में खड़ी की गई थी। क्या किया था? खड़ी की गई थी, जो जर्मन के विभाजन के बाद था, और जर्मन के विभाजन के बाद हुआ था, जिसे 1889 ईस्वी में पूर्वी जर्मनी के आम लोगों ने गिरा दिया। जो जर्मन के एकीकरण का काम किया, इसे शीत युद्ध के अंत का प्रतीक भी माना जाता है। तो ये पूरा का पूरा क्या है आपका बर्लिन की दीवार, जो कि 1961 में खड़ी की गई थी। और इसमें जो पूरा जो जर्मन था वो दो भागों में बटा था, एक पश्चिमी जर्मन और एक क्या था आपका पूर्वी जर्मन। तो जो दोनों भाग में बटा था, तो इन्हीं आम लोगों ने क्या किया था कि इनको गिराया इतना में, और इसके बाद क्या किया, इटली का एकीकरण हुआ, और इसके बाद शीत युद्ध का क्या हुई, समाप्ति हुई। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका, कि संपूर्ण क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो बात करें आंसर पे, तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति जो है वो जयप्रकाश नारायण के अनुसार संपूर्ण क्रांति का अर्थ भारत के हर क्षेत्र में बदलाव का कार्य करना है। इसके चार पहलू थे। अब जो संपूर्ण क्रांति था इसका चार पहलू था। पहला क्या था? संघर्ष, निर्माण, प्रचार और संगठन। इस कार्य हेतु समाज में सभी वर्ग की, खास कर युवा वर्ग को आगे आकर समाज की कुरीतियों को क्या करना है, दूर करना है। तो पूछा जाता है कि संपूर्ण क्रांति के कितने पहलू थे, तो चार पहलू। पहला संघर्ष, निर्माण, प्रचार और संगठन, ये क्या थे, इसके मुख्य पहलू थे। बात करें अगले प्रश्न में, और ये हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि कंप्यूटर युद्ध क्या है। तो बात करें आंसर पे, इसको प्रथम खाड़ी युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। तो प्रथम खाड़ी युद्ध के समय बड़े वैज्ञानिकी अंदाज में अमेरिका ने तथाकथित स्मार्ट बमों का प्रयोग किया, जिसके चलते कुछ विद्वानों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। इस युद्ध को टेलीविजन पर व्यापक कवरेज किया गया, जिससे यह एक वीडियो गेम वार पे तब्दील हो गया। दुनिया भर के दर्शकों ने देखा कि इराकी सेना किस तरह क्या हो रही है, धराशायी हो रहा है, और इसको कहीं ना कहीं वीडियो गेम वार के भी रूप से जाना जाता है। बात करें अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न को शुरू करने से पहले खंड देख सकते हो कि आपका ख, इसमें भी 7 प्रश्न है। कितने प्रश्न है आपके? टोटल 7 प्रश्न है। 7 में से क्या करना है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के क्या करना है, आपको उत्तर जो है यहाँ पे देने हैं। तो बात करें आंसर पे, देख सकते हो कि आपका कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। तो बात करें आंसर पे, तो क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीप देश है। 1962 ईस्वी में सोवियत संघ के नेता निकिता खुर्चेव ने क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में परिवर्तन करने का क्या क्या निर्णय किया, और वहां पर मिसाइल तैनात कर दिया। इन हथियारों के तैनाती के कारण अमेरिका सोवियत संघ के निशाने पर आ गया, क्योंकि सोवियत संघ अमेरिका के अधिक ठिकानों और शहरों पर आक्रमण कर सकता था। कहां से? क्यूबा से कर सकता था। अतः अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी और उनके परामर्शदाता, यानी कि जो उनको बता रहे थे कैसे करना है, ऐसे करना है, परमाणु मिसाइलों को क्यूबा से हटाने के पक्ष में थे, क्योंकि अमेरिका युद्ध जो है नहीं चाहता था। और ये पूरा का पूरा क्या है, क्यूबा मिसाइल संकट 1862 में क्या किया गया था। सोवियत संघ के जो नेता है मिखाइल कुर्बचेव, इन्होंने क्या किया था कि क्यूबा अमेरिका से सटा हुआ एक तटीय देश है, यहाँ पे अपना सैनिक अड्डा बनाया। सैनिक अड्डा बनाने के कारण भी मैंने ऊपर में बताया आपको। तो और वहीं पे क्या किया, अपना मिसाइल जो है तैनात कर दिया। चूंकि मिसाइल जो तैनात किया था, तो उससे वो अमेरिका के सामने वाला क्षेत्र था, तो इससे अमेरिका के बहुत ज्यादा सैनिक अड्डों पे और उनके क्षेत्रों पे कब्जा कर सकता था, मिसाइल दाग सकता था, और इसी को क्या कहा गया, क्यूबा मिसाइल संकट। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है आपका, देख सकते हो क्या माय डियर फ्रेंड, कि सोवियत विभाजन का भारत पर पड़े 3 प्रभावों का क्या करना है, वर्णन कर रहे हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़ा है सोवियत संघ के विभाजन का। तो बात करें आंसर पे, देख सकते हो क्या आपका कि सोवियत संघ का सबसे ज्यादा प्रभाव भारत में देखने को मिला, क्योंकि सोवियत संघ एवं भारत एक अच्छे मित्र थे तथा इनके बीच कई समझौते एवं संधियां भी हो चुकी थी। बात करें आंसर पे, अगला क्या देख सकते हो आपका प्रभाव के बारे में बात करें तो 3 प्रभाव जो है उसमें से पहला प्रभाव देख सकते हो आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रभाव क्या है कि शीत युद्ध की समाप्ति हुई और भारत अपने सामाजिक आर्थिक विकास के प्रयत्नों को गति प्रदान कर सका, सबसे पहला इसका लाभ हुआ। दूसरा क्या है, गुटनिरपेक्ष देश होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, भारत हो गया। एक्चुअली क्या होगा, भारत को दोनों गुटों के साथ यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा भारत, यहाँ पे क्या हो जाएगा साथ। तो गुटनिरपेक्ष देश होने के कारण भारत को दोनों गुटों के साथ संबंध बनाना आसान नहीं था, परंतु विभाजन के बाद भारत ने दोनों गुटों के साथ मैत्रिक संबंध स्थापित कर सका था और वो मैत्रिक स्थापित कर लिया। अगला क्या है, विघटन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं
का निष्पक्ष दृष्टि से रखने का अवसर प्राप्त हुआ और वो अपनी समस्याओं को क्या कर सकता था, अच्छे ढंग से रख सकता था। अगला देख सकते हो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव का वर्णन करें, क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो पहला देख सकते हो क्या है कि वैश्वीकरण के कारण संपूर्ण विश्व में वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि हुई है, क्योंकि अब पहले की तरह आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। पहला कारण। दूसरा क्या है कि पूंजी की आवाजाही या प्रभाव में वृद्धि हुई है। अब निवेश करने वाले लोग अपना धन किसी भी देश में निवेश कर सकते हैं, विशेष रूप से विकासशील देश में, जहां उन्हें अधिक लाभ क्या होगा, प्राप्त होगा। अगला देख सकते हो लाभ क्या है आपका कि वस्तुओं और पूंजी के प्रभाव की तरह लोगों की आवाजाही कम रही है, क्योंकि विकसित देशों की वीजा नीति आसान नहीं है ताकि अन्य देशों के नागरिक उनके देशों में नौकरी धंधा ना हथिया सके, इसीलिए क्या कहे, इसको तकनीक को जो है वो ज्यादा हार्ड कर दिया गया है। अगला प्रश्न देख सकते हो कि आपका 11 नंबर का प्रश्न है, आसियान के कोई 4 मूल उद्देश्यों को बता रहे हैं, 4 मूल्य उद्देश्यों को बताना है, क्या क्या इसका मूल्य उद्देश्य है। तो बात करें, पहला क्या है, दक्षिण एवं पूर्व के एशियाई देशों में आर्थिक विकास में तेजी लाना तथा सामाजिक व सांस्कृतिक विकास को क्या करना, बढ़ावा देना, इसका पहला उद्देश्य। दूसरा क्या है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर्ड के कानून तथा सिद्धांतों के आधार पर क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता को बढ़ावा देना, ये इसका अगला जो लक्ष्य था। और यूरोप के स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र का निर्माण करना तथा एक सार्वजनिक बाजार का क्या करना, विकास करना, ये इसका था। और अगला क्या था, तो विजन 2020 विश्व समुदाय पर बाहर से नजर रखने की जो आसियान की जो है वो भूमिका है। बात करें अगले प्रश्न देख सकते हो आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ओजोन परत क्या है और ओजोन परत के छिद्र के क्या कारण होते हैं। तो बात करें आंसर पे, तो वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत होती है। ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उन्हें पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है, इसीलिए पृथ्वी का तापमान अनुकूल बना रहता है। ओजोन परत के छिद्र या ह्रास का कारण अल्ट्रावायलेट किरणें तथा अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी तक आने लगती है। यह किरणें जलवायु तथा जीवों व स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक क्या है, हानिकारक है। बात करेंगे इसके भविष्य होने वाला बीमारी, तो क्या त्वचा कैंसर हो सकता है, आंख में मोतियाबिंद का हो सकता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगा और अनुवांशिक रोग जो है इसके कारण हो सकता है। बात करते हैं प्रश्न क्या है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है और व्याख्या करना है, इसका क्या करना है, व्याख्या करना है। तो बात करें आंसर पे, तो साधारणतया गुट निरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों के गुट में शामिल होने का यहाँ क्या होगा, ना होने का क्या है, आंदोलन है। गुटनिरपेक्ष का अर्थ ना ही पृथकवाद है और ना ही तटस्थता की नीति है। गुटनिरपेक्ष देश कई बार युद्ध में शामिल हुए हैं तथा युद्ध को टालने और समाप्त करने का प्रयास जो है किए हैं। अगला देख सकते हो क्या है, 1961 ईस्वी में पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो पहला जो सम्मेलन हुआ बेलग्रेड में हुआ, जहां गुटनिरपेक्ष आंदोलन जन्मा और वहीं से क्या हो गया कि गुटनिरपेक्ष जो है आंदोलन वो जन्मा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता कौन थे, तो जोसेफ ब्रेज टिटो, जवाहरलाल नेहरू और गमाल अब्दुल नासिर सुकर्नो और एनरू कुर्मा जो है इनके जो है वो प्रवक्ता हैं। बात कर ले प्रश्न पे, तो इराक पर अमेरिका के आक्रमण के 2 प्रमुख कारणों को क्या करना है, बताना है। तो बात करें आंसर पे, तो पहला क्या है कि इराक के तेल भंडारों पर अमेरिका अपना नियंत्रण चाहती थी। अमेरिका एक विकसित देश है तथा अमेरिका के पास विश्व में लगभग 40% तेल के संसाधन मौजूद है, फिर भी अमेरिका के तेल के लिए ललायित रहता है। अमेरिका इराक सहित सभी तेल उत्पादक देशों पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है, क्योंकि इससे अमेरिका की यातायात, सैन्य और अन्य सभी तेल से संबंधित आवश्यक साधन कभी ना कभी संकट का सामना ना करना पड़े, इनके लिए क्या करता है, वो उनकी जरूरत होता है। पहला दूसरा क्या है, इराक पर अमेरिकी सरकार का कायम करने की चाहत। इराक पर अमेरिकी सरकार कायम करने की चाहत, तो अमेरिका चाहता है कि इराक में उनकी मनपसंद सरकार कायम रहे, ताकि कुवैत सहित अन्य तेल उत्पादक देश या खाड़ी प्रदेशों में अमेरिका के मित्र और सहयोगी बना रहे। साथ ही अमेरिका अपना वर्चस्व को बनाए रखना चाहती थी, इसीलिए इराक सहित सभी खाड़ी देशों में अपना मनपसंद सरकार कायम करना चाहती थी। ये 2 कारण था। बात करें खंड गौ में, तो खंड गौ में क्या करना है, टोटल 5 प्रश्न, उसमें से क्या करना है, 3 का उत्तर देना है। तो बात करें आंसर पे, तो देख सकते हो क्या कि शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों को छोटे देशों की मित्रता की क्यों आवश्यकता होती थी और इसके क्या करना है, कारणों का उल्लेख करना है।
तो बात करें अगले प्रश्न पे, आंसर पे देख सकते हो क्या आंसर, शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों को मित्रता के निम्नलिखित कारणों से होती थी। पहला क्या है, महत्वपूर्ण साधन जैसे तेल और खनिजों की अपनी जरूरतों को पूरा करना, भू क्षेत्र के लिए जिससे उस भू क्षेत्र से अपनी हथियारों और सेना को तैनात कर उसका संचालन कर सके, सैन्य ठिकानों के लिए ताकि महाशक्ति एक दूसरे के तरीकों को जासूसी कर सके इसके लिए। अगला क्या देख सकते हो, आर्थिक मदद के लिए इन छोटे देशों के साथ संगठन करके उनको अपने साथ सम्मिलित करके अपने छोटे छोटे सैन्य बल के खर्चों का वहन करने में क्या करती थी, सहायता करती थी। विचारधारा के कारण भी बड़े देशों की महाशक्तियां छोटे देशों से मित्रता करते हैं जिससे पूंजीवाद या समाजवाद विचारधारा का क्या हो सके, प्रसार हो सके। अगला देखो 16 नंबर का प्रश्न है कि भारत में गठबंधन सरकार के पक्ष और विपक्ष में क्या करना, तर्क देना है। तो बात करें आंसर पे, तो पहले बात करेंगे पक्ष पे तर्क का। तो पहला के देख सकते हो क्या है कि भारत में गठबंधन सरकार के कारण विभिन्न दलों में आपसी सहमति में वृद्धि हुई है, जैसे आर्थिक नीति पर बनी सहमति क्या एक बहुत बड़ी सहमति है। अगला देख सकते हो क्या आपका, गठबंधन के परिणाम स्वरूप प्रांतीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। अब केंद्र सरकार प्रांत हितों को ध्यान में रखकर नीतियों का क्या करती, निर्माण कर सकती है। अभी तो पक्ष में था, बात करेंगे विपक्ष में तर्क का। तो गठबंधन सरकार में किसी एक दल का बहुमत ना होने के कारण बने हुए सरकार को अन्य दलों पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी कि वो पहले हाँ करेगा तब जाके क्या होगा, मेरा काम होगा। अगर कोई भी घटक समर्थन वापस लेता है तो सरकार को अल्पमत के कारण त्यागपत्र देना पड़ सकता है, अर्थात सरकार क्या हो सकती है, गिर सकती है। दूसरा क्या कारण है, गठबंधन सरकार से बने देश में प्रधानमंत्री इच्छानुसार कार्य नहीं कर सकता है, उनको विभिन्न प्रकार के निर्णय नीतियों के लिए गठबंधन सरकार के घटकों की स्वीकृति लेनी पड़ती है। इससे प्रधानमंत्री की शक्ति जो है वो कमजोर हो जाती है माय डियर फ्रेंड। बात कर सकते हैं प्रश्न क्या है कि भारत में क्षेत्रीय संगठनों की रचना के मुख्य उद्देश्य को क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो बात करेंगे मुख्य उद्देश्यों का। तो देश का विशाल आकार तथा विविधताओं से पूर्ण होना। तो जनसंख्या और आकार दोनों के आधार से भारत एक विशाल देश है जहां क्षेत्रीय विषमताओं तथा वैचारिक भिन्नताओं का होना स्वाभाविक है। इस प्रकार क्षेत्र हितों में विभिन्नता तथा वैचारिक समानांतर के आधार पर विभिन्न क्षेत्र संगठनों एवं दलों का उदय और विकास हुआ है। अब बात करेंगे इसके बारे में। तो सब पहला कारण होगा, दूसरा क्या हो गया कि केंद्र राज्य संबंधों में असंतुलन। केंद्र राज्य संबंधों में असंतुलन के कारण केंद्र द्वारा क्षेत्र समस्याओं को सही ढंग से नहीं देखा गया, जिसके कारण क्षेत्र संगठनों एवं दलों का क्या होगा, आगे आना उनको पड़ा। अगला क्या देख सकते हो आपका कि गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषी राज्यों के प्रभुत्व का भाई। तो हिंदी भाषी राज्यों के आकार और जनसंख्या के कारण संसद में इनका महत्व काफी बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों में एक अनजान भय समझ आता है और इसी कारण इन राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का गठन महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्या देख सकते हो, राजनीतिक कारण। कई छोटे तथा क्षेत्रीय संगठन क्षेत्रीय मुद्दों को उभार कर अपनी सत्ता बनाते हैं। वह गठबंधन सरकार से सहमति होकर अपने क्षेत्र आकांक्षाओं को पूरा करने में क्या होता है, समर्थन करना है। तो ये जो कारण थे, 4 कारण मैंने आपको दे दिया। अब अगला क्वेश्चन है शिमला समझौता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शिमला समझौता के बारे में क्या जानते हैं। तो बात आंसर पे, तो 1971 ईस्वी के भारत पाक युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सामान्य बनाने के लिए 3 जुलाई 1972 को दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ, जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता पर भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तान के तत्कालिक प्रधानमंत्री जुल्फिकर अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किया था। बात करेंगे दोनों समझौता जो हुआ तो उसमें कुछ ना कुछ तो कानून था, कुछ ना कुछ तो करार था, इसमें बात करेंगे। सबसे पहला करार क्या था, देख सकते हो कि दोनों देशों में अस्थायी शांति एवं मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा। पहला दूसरा क्या है, दोनों देश एक दूसरे की स्वतंत्रता, संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करेंगे। और तीसरा क्या था कि दोनों देशों के बीच डाक तार सेवा फिर से चालू किया जाएगा। और तीसरा क्या था, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में दोनों राज्य होगा, दोनों राज्य की जगह देश करेंगे, दोनों देश एक दूसरे की क्या करेंगे, मदद करेंगे। और तीसरा क्या था आपका कि दोनों देश नियंत्रण रेखा का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। ये आपका क्या था, क्वेश्चन था। बात करेंगे अंतिम प्रश्न 19 का प्रश्न है कि वैश्वीकरण पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 ईस्वी के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए। तो 1990 के कुछ ऐसे मुद्दे थे जो बाद में जाके विभिन्न देशों का सरोकार बना। तो ये क्या था, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। तो 1992 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ। इसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन में 170 देश
तथा हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक 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 राष्ट्र निगमों ने भाग लिया। वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकारों को इस सम्मेलन पे एक ठोस जो है रूप दिया गया था। ये तो पहला था। दूसरा क्या था, देख सकते हो आपका टिकाऊ विकास के लिए, क्या था, टिकाऊ विकास के लिए पर्यावरण सुरक्षा आवश्यक। तो इस सम्मेलन में चिंतन का मुख्य विषय यह था कि वैश्विक पर्यावरण खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है तथा इसकी सुरक्षा आवश्यक है। इस सम्मेलन में 5 साल पहले 1887 देख सकते हो क्या, आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक के नाम से वाटलैंड रिपोर्ट छापी गई थी। साथ ही रिपोर्ट में यह बताया गया था कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होगी। अगला क्या था, देख सकते हो कि ओजोन परत में नुकसान, ओजोन परत में नुकसान, यहाँ पे क्या होगा देखते हो, पराबैंगनी देख सकते हो क्या है आपका कि पर्यावरण देख सकते हो रेफ्रिजरेटरों यहाँ पे क्या होगा, रेफ्रिजरेटरों, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटरों के गैसों से प्रदूषण तथा ताप वृद्धि के कारण धरती के ऊपर वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। इसे ओजोन परत में छेद होना भी कहा जाता है, जिसके कारण पराबैंगनी किरण की तीव्रता बढ़ती जा रही है। साथ ही पारिस्थितिक तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। अगला देख सकते हो क्या आपका, भूमंडलीय ताप। तो भूमंडल क्या आपका अगला क्या इसका पॉइंट है, भूमंडलीय ताप। तो बात करेंगे भूमंडलीय ताप पर। तो भूमंडलीय तापमान में वृद्धि का अर्थ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन का उत्पन्न होना है। तापमान की वृद्धि से विश्व में स्थित बर्फ के ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगेंगे तथा समुद्र का जलस्तर अत्यधिक बढ़ जाएगा, जिसके कारण समुद्र तट पर बसे अनेक इलाके पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, है ना। अगला क्या था, एजेंडा 21। तो रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और क्या होगा, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम निर्धारित हुए हैं। साथ ही इस सम्मेलन में एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके भी क्या किए गए, सुझाए गए हैं। अगला क्या है, टिकाऊ विकास। बात करें टिकाऊ विकास के बारे में। इस सम्मेलन में इस बात की सहमति बनी कि आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए कि इससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन समस्या यह थी कि टिकाऊ विकास पर अमल कैसा किया जाए। इस प्रयास का उद्देश्य पर्यावरण की समस्याओं पर जल्द कारगर और सुलझी पहल कदमी की शुरुआत करना था। तभी से पर्यावरण वैश्विक राजनीति का क्या क्या महत्वपूर्ण जो है मामला बन गया। तो 19 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी कभी पूछे जाते हैं। जैसे देख सकते हो क्या है कि भारत में नियोजन के मुख्य उद्देश्य या भारत की पंचवर्षीय योजना, इसके बारे में कभी कभी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा मैं इसके बारे में ये जो लास्ट क्वेश्चन मैं इस पर डिस्कस करूंगा। तो एक एडिशनल क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया जिसको आपको याद रखना है। क्या है कि भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य है भारत की पंचवर्षीय योजना के बारे में बात है। तो बात करें आंसर पे, तो नियोजन से तात्पर्य है कि भविष्य के लिए कार्य योजना बनाना। क्या है, भविष्य के लिए कार्य योजना बनाना। इसके लिए भारत में पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है। निर्धारित लक्ष्यों को एक निर्धारित समय अवधि में प्राप्त करने के लिए बनाई गई योजना प्रयोजनपूर्ण गतिविधि है जिसके द्वारा संसाधनों के वितरण तथा उत्पादन की प्रक्रिया का योजनाबद्ध नियमन किया जाता है। क्या होगा, यह राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक तर्कसंगत प्रक्रिया है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, निम्नलिखित है। पहला उद्देश्य क्या है, संसाधनों तथा समय के अपव्यय में कमी लाना तथा देश के प्राकृतिक और मानव संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित करना, यह पहला कारण। और दूसरा क्या है कि देश के सामाजिक आर्थिक विकास में सहयोग करना, जिससे प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्र आय में क्या होना, वृद्धि होना। अगला क्या देख सकते हो, योजनाबद्ध ढंग से विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। अगला क्या है कि सामाजिक समानता की स्थापना कर सामाजिक न्याय की अवधारणा को मूर्त रूप देना। अगला क्या है, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास को स्थापित करना। राष्ट्र संसाधनों में वृद्धि करना तथा उनका न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना। अगला क्या है, देख सकते हो, विकसित औद्योगिक संरचना का निर्माण करना। और उसके बाद क्या है, तो कृषि में संस्थागत तथा कार्यात्मक क्या करना, सुधार करना। अगला देख सकते हो क्या है माय डियर फ्रेंड, अगला आपका क्या है, आपका अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाना और निर्यात में वृद्धि तथा आयात में क्या करना, कमी करना। इन सारे लक्ष्यों के साथ पंचवर्षीय योजना जो है काम करता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिया। पीडीएफ पे कहीं कहीं गलती है तो मैं उसको ठीक करवा के मैं पीडीएफ जो है, हमारा जो वेबसाइट है, वेबसाइट का क्या नाम है, प्रीतम एकेडमी, क्या है,
academy.com में आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो वहां से जो है आप हमारे वेबसाइट के थ्रू से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और आंसर्स को जो है वहां से जाके पढ़ सकते हो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।